फातिमा कोन मेहंदी से अपनी सहेली आपदा के हाथ पर खूबसूरत डिजाइन बना रही थी, लेकिन उसका दिलो दिमाग शदीद उलझा हुआ था, जैसे वो अपनी मुस्कुराहट से छुपाने की कोशिश कर रही थी। आज उसकी माँ जिंदा होती तो उसके हाथों में भी शगुन की मेहंदी कब की लग चुकी होती। माँ का ख्याल आते ही उसके अंदर तक उदासी फैल गई और आंखें आंसुओं से धुंधलाने लगी, जैसे उसने कमाल महारत से छुपा लिया। आज उसकी सहेली की मायूं और मेहंदी थी। सब लड़कियों की हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी, हर कोई खुश था, लेकिन इन सब में फातिमा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी खुली हुई थी। इतने में आपदा की माँ किचन से गरम गरम जर्दी की प्लेट लेकर आई और मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी बेटी से कहने लगी, ये खा लो, थोड़ी जान पड़ जाएगी, आज ठंड बहुत है, मैं दूध पत्ती भेजती हूँ। आपदा के साथ उसकी माँ के लाड देखकर फातिमा के दिल में एक बेनाम हसरत सी जागी। उसे बेख्तियार अपनी माँ याद आने लगी, जो कभी उससे भी ऐसे ही लाड से खिलाती थी। आंखों में आंसुओं की नमी फिर से आ गई और वो पलकें झपक कर इन आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। आपदा की माँ ने मुस्कुराते हुए फातिमा से कहा, तुम भी खा लो बेटा, ये काम तो खैर से होता ही रहेगा। मगर फातिमा ने भी किसी मुस्कुराहट से सर हिला दिया। कैसे बताती कि ये मोहब्बत भरी पेशकश उसके अंदर कितनी गहरी कसक पैदा कर रही है। उसके दिल में ख्वाहिश उभरी, काश अब उसकी भी शादी हो जाए और वो भी जल्द से जल्द रुखसत होकर अपने घर चली जाए, जहाँ कोई उसे धुतकार ना सके, जहाँ वो सुकून से सांस ले सके। उसका जहन बार बार अपनी महरूमियों में भटक रहा था। तभी आपदा ने एकदम खुशी से कहा, अरे फातिमा देखो ना, मेहंदी कितनी गहरी हो रही है। उसके हाथ पर जरा सी मेहंदी हटी तो वहां तेज मेहंदी का रंग चमक उठा। फातिमा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी हो शौहर उतना ज्यादा मोहब्बत करता है। तो उसकी बात पर आपदा शर्मा गई, लेकिन फातिमा के दिल में एक हूक सी उठी, काश मेरे हाथ पर ज्यादा गहरा रंग ना आए, लेकिन ये मेहंदी मेरे हाथ भी लग जाए। उसने तड़प कर दुआ की। उसने अपनी कई सहेलियों के हाथों पर मेहंदी अपने हाथ से लगाई थी, लेकिन उसके अपने हाथ इस मेहंदी से अब तक महरूम थे और इसकी वजह उसकी सौतेली माँ थी, जिसकी शादी होने नहीं दे रही थी। हालांकि उसके लिए रिश्ते बहुत आए थे, वैसे भी गांव देहात में लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती थी। लोगों को जवान होने वाली बच्चियों के बारे में पता होता था। उसके भी जवान होते ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी सौतेली अम्मी कोई ना कोई नुक्स निकाल कर रिश्ते से इनकार कर देती। उसे लगता था कि सौतेली अम्मी के जीते जी वो कभी भी रुखसत होकर अगले घर नहीं जा सकेगी, बल्कि मुफ्त की मुलाजमा बनकर सारी जिंदगी उनके घर के काम करती रहेगी। भला उसकी सौतेली अम्मी उसे हाथ से जाने भी कैसे दें कि जिसने पूरे घर का निजाम अपने अकेले कांधों पर उठा रखा था। ये सोच आते ही उसका दिल मजीद दुखी हो जाता, जहाँ इस काम के साथ साथ अपनी सौतेली अम्मी जरीना के ताने भी सुनने पड़ते थे और सौतेले भाई कमाल की चालाकियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। आपदा की मेहंदी लगाते लगाते वो अपनी जिंदगी की तल्ख भूल भुलैयों में चकराने लगी। तो उसने सोचा, काश वो कभी बड़ी ही ना होती, बचपन ही अच्छा था, जब उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसकी अम्मी उससे बेपनाह प्यार करती थी, हर तरफ खुशियों के रंग थे, लेकिन अब तो हर चीज एक ख्वाब की तरह महसूस होने लगी थी। अगर उसकी माँ जानलेवा बीमारी की लपेट में आकर ये दुनिया ना छोड़ती तो फातिमा की जिंदगी की कहानी इतनी दर्दनाक ना बनती। फातिमा के लिए ये सानेहा उसकी जिंदगी का पहला जख्म था, जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। माँ के जाने के कुछ महीनों बाद उसके वालिद के लिए बेवा जरीना का रिश्ता आया, जो एक बेटे की माँ थी। तो उसके अब्बा सोच में पड़ गए, क्योंकि उसका बच्चा छोटा था, लेकिन वो खुद अभी काफी जवान जहान और सेहतमंद थी और आते जाते बन ठन कर अब्बा के सामने आती और फातिमा से लाड प्यार करती। तो उसके अब्बा ने बिलाखिर ये रिश्ता कबूल कर लिया था। लेकिन जो ही शादी होकर जरीना ने उनके घर में कदम रखा तो उसका असली रूप भी सामने आ गया। पूरे घर पर उसकी हुक्मरानी कायम हो गई, यहाँ तक कि वो उसके अब्बा को भी बोलने ना देती। फातिमा को तो आते ही उसने घर के काम में झोंक दिया। उसका बस चलता तो फातिमा स्कूल भी ना जाती, लेकिन स्कूल वाले मामले पर उसके अब्बा राजी ना हुए तो उसका स्कूल जाना मुमकिन हुआ। वो अंदर ही अंदर फातिमा की तालीम से चिढ़ने लगी, क्योंकि उसका अपना बेटा कमाल पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था। और स्कूल से भाग जाता और सारा सारा दिन गांव की गलियों में आवारागर्दी करता। उसे पकड़ धकड़ कर स्कूल लेकर जाती, मगर फिर वो वहां से भाग निकलता। स्कूल से सिवाय उसकी शिकायतों की कोई अच्छी बात सुनने को न मिलती, लेकिन इस बात का वो सारा गुस्सा फातिमा पर उतारती कि अगर उसका बेटा नहीं पढ़ा तो फातिमा को भी स्कूल जाने की क्या जरूरत है भला। उसने फातिमा के स्कूल वाले मामले में रुकावट डालने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन फातिमा के वालिद और खुद फातिमा भी इस मामले में रुकावट बनकर सामने खड़े हो गए तो वो चुप हो गई। मगर उसका बदला उसने इस तरीके से लिया कि जब फातिमा ने सुबह स्कूल जाना होता तो उससे सारा नाश्ता बनवाती और जब वो स्कूल से वापस आती तो हांडी रोटी की तमाम तर जिम्मेदारी वो उस पर डाल देती। फातिमा को समझ नहीं आती थी कि पूरा पूरा दिन आखिर उसकी सौतेली अम्मी करती क्या है, सिवाय बनाओ सिंगार करने के। उसे स्कूल से वापसी पर सब नाश्ते के बर्तन भी धोने पड़ते। इतने कामों से थक कर चूर हो जाने के बाद भी वो अपनी क्लास में पहली पोजीशन लेती और यही बात उसकी सौतेली माँ को समझ ना आती कि आखिर इतने नंबर ले कैसे लेती है, जबकि वो तो उसे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं देती थी। सौतेली अम्मी तो उससे घर के काम करवाती ही थी, लेकिन उनकी देखा देखी उसका सौतेला भाई कमाल भी अपने काम उसी से लेता था। कपड़े धोने से लेकर इस्त्री और जूते पॉलिश करने तक सारी उसकी जिम्मेदारी थी और जिस दिन वो जरा सी भी कोताही कर देती उस दिन कमाल उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करता। और ऐसा जब भी हुआ फातिमा बहुत रोई। उस पर कभी भी अब्बा ने हाथ नहीं उठाया था, चाहे उन्हें कितना ही उस पर गुस्सा क्यों ना आया हो। लेकिन कमाल तो हद क्रॉस कर गया। हालांकि उसका हम उम्र था, अपने काम काज खुद कर सकता था। कई बार फातिमा का दिल चाहा कि वो ये बात उससे करे, लेकिन लड़ाई बन जाने के डर से वो खामोश हो जाती थी। हर रोज फातिमा सुबह सवेरे उठती, घर के सारे काम करती, खाना पकाती, जरीना और उसके बेटे के नाज नखरे अलग से उठाती, लेकिन इसके बावजूद न जाने वो दोनों उससे क्यों खुश नहीं होते थे। कमाल को तो न जाने उससे क्या बैर था, वो हर वक्त उसे तंग करता रहता। जब उसकी मेहनत से पकाए हुए खाने में नमक तेज करके माँ को शिकायत लगाता तो उसकी सौतेली अम्मी से बातें सुना सुना कर मार देती।
तो कभी वो धुले हुए कपड़े ज़मीन पर गिरा देता, तो वो फिर दोबारा से थके वजूद के साथ इन कपड़ों को धोती। वो अगर कमाल की शिकायत करती भी तो उल्टा उसको ही सुनने को बात मिलती कि तुम इससे हसद करती हो, इसीलिए तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। कौन सा तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हें तो बुग़्ज़ होगा ही। तो वो उनकी कड़वी कसीली बातें सुनकर खामोश हो जाती। फातिमा के अब्बा घर पर मौजूद होते, लेकिन वो हमेशा खामोश तमाशाई बने रहते। उनकी खामोशी ने फातिमा के दिल पर गहरा असर डाला। ऐसे में उसे अक्सर लगता कि वो यतीम है, क्योंकि उसके वालिद ने कभी उसके हक में आवाज़ नहीं उठाई। इसी वजह से फातिमा के दिल में एक अजीब सा खला पैदा हो गया, जिसे वो भरने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती, लेकिन नाकाम रहती। मेहंदी के डिज़ाइन मुकम्मल होने ही वाला था कि आबदा ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा ज़रा यहाँ दरमियान में जगह छोड़कर उनका नाम भी लिख दो ना। फातिमा ने सर उठाकर आबदा की तरफ देखा, जो शर्माकर अपने दुपट्टे का पल्लू दांतों में दबा चुकी थी। फातिमा हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा चलो नाम बता, मैं यहाँ फूलों के दरमियान में लिखती हूँ। आबदा ने आहिस्ता से सरगोशी करते हुए नाम बताया और फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नाम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे हाथों की तरह। वो फूलों के दरमियान नाम लिखने लगी तो आबदा की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पता है जब वो पहली बार मुझसे मिलने आए तो उनकी नज़रों में इतनी मोहब्बत थी कि मैं खुद ही घबरा गई। फातिमा ने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ, वो कुछ बोले भी? आबदा ने झेंपते हुए कहा, हाँ, उन्होंने कहा वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। फातिमा ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो बड़ी फिल्मी कहानी हो गई। मेहंदी लगाते हुए आबदा ने शरारतन कहा, फातिमा तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे दिल में किसी का नाम है या नहीं। फातिमा ने झांक कर उसे देखा और फौरन नजरें झुका ली। अरे नहीं आबदा, मेरे नसीब में ये सब कहा, मेरी जिंदगी तो बस उन लोगों की खिदमत करते गुजरती है। आबदा ने फातिमा का हाथ थाम कर कहा, ऐसा ना कहो फातिमा, तुम बहुत खास हो और एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई आएगा जो तुम्हें इन सब दुखों से निजात दिलाएगा। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सबसे पहले खबर दूंगी। उसे आबदा की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। फातिमा ने मेहंदी को आखिरी टच देकर आबदा की आंखों में देखा तो उसकी चमक देखकर दिल ही दिल में सोचा, काश घर में किसी को मेरे हाथ पीले करने की भी फिक्र होती। काश मेरा भी कोई होता जो मुझे इन अजियतों से निजात दिलाता। लेकिन जिन बेटियों की माएँ मर जाए उनका कोई एहसास करता है? इस हकीकत का एहसास होते ही वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ मेहंदी की कोन को समेटने लगी। उसी रात जब वो घर वापस पहुंची तो जरीना ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। कहाँ थी इतनी देर? तुम्हें पता है बर्तन अभी तक नहीं धुले और खाना भी नहीं बना। फातिमा ने माजरत करते हुए कहा, मैं आबदा के घर मेहंदी लगा रही थी, इसीलिए देर हो गई। लेकिन जरीना गुस्से से बोली, यूं दूसरों को मेहंदी लगाने से अपनी मेहंदी नहीं लग जाती? आई बड़ी, जिसको देखो मेहंदी लगाने चल पड़ती है। जरीना के अल्फाज फातिमा के दिल पर खंजर की तरह लगे, लेकिन वो चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में खाने की तैयारी करते हुए फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। वो अक्सर सोचती कि अगर माँ जिंदा होती तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती, क्या वो मुझ पर बात बनने देती? लेकिन हर बार इन सवालों से उसकी तिश्नगी बढ़ती रहती। रात का खाना खाकर सब सो चुके थे तो वो भी अपने कमरे में आ गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। आबदा की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। वो कमरे की छत पर नजरें जमाए अपने बिखरे ख्यालों में खोई हुई थी। इसी दौरान घर का मरकजी दरवाजे पर हल्की सी खटक की आवाज आई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि कोई और शायद ना सुनता, लेकिन फातिमा के कान फौरन खड़े हो गए। उसने अपनी नजरें छत से हटाई और कान लगाकर सुनने लगी। दस्तक दोबारा हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो उठकर बैठ गई। इतने में दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंदर तक गूंजी। फातिमा का दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। वो धीरे से चारपाई से उठी, बिना जूते पहने वो कमरे के दरवाजे तक आई। उसने दरवाजे की ओर से बाहर झांका तो देखा कि उसका सौतेला भाई कमाल बड़ी तेजी के साथ किसी को लेकर अंदर दाखिल हुआ। वो एक लड़की थी जिसका सरापा बड़ी सी स्याह चादर में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी लरसती हुई चाल और झुके हुए कांधे बता रहे थे कि वो शदीद खौफजदा थी। जरीना जो शायद नींद से जागी थी फौरन घर के सहन में आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। कमाल कहाँ थे रात भर, और ये लड़की कौन है? जरीना की आवाज में गुस्से के साथ साथ सख्ती थी। फातिमा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। कमाल ने बेबाकी से जवाब दिया, माँ ये मेरी बीवी है, हमने निकाह कर लिया है और अभी मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन ये शरीफ साथी है कौन जो रात के अंधेरे में तुम जैसे नकम्मे निखट्टू के साथ निकाह करके बैठी है? अम्मा खुदा का वास्ता, कभी तो ये इंक्वायरी बंद कर दिया करो। क्या हर वक्त इंक्वायरियों का दफ्तर खोल रखा होता है? और ये कोई आम लड़की नहीं है जिसने तुम्हारे बेटे को मुंतखब किया है, ये सरदार जमाल की बेटी है। ये सुनते ही जरीना का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने गुस्से से कहा, क्या कह रहे हो तुम? फातिमा को अपनी सौतेली अम्मी की आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हुई, तो वो भी थोड़ी सी और सरक कर दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। तुम होश में तो हो कमाल? तुमने निकाह भी किया तो किसके साथ? तुम जानते हो सरदार जमाल कौन है? वो तुम्हारी खाल खींच लेगा अगर उसे पता चल गया कि तुमने उसकी बेटी के साथ निकाह कर लिया है और भगा कर ले आए हो। ये तुमने क्या किया है? तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपनी तरफ आने की दावत दे डाली। तुम्हें पता है ये गाँव के सरदार हैं और हम गरीब लोग, भला इतने बड़े लोगों के साथ हमारा क्या जोड़ बनता है? ये तो अपनी हवेली के पास से भी हमें गुजरने ना दे, और तुम उनकी बेटी को अपने साथ रखने के ख्वाब देख रहे हो। अम्मा जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? अब हटो रास्ते से। क्या सारी बातें यही करोगी? ये भी क्या सोचेगी किन लोगों के घर में आ गई हूँ? वो पूरे एतमाद से बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक रात यहाँ रुकूंगा और कल यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानूं। और ये जरीना ने बेबसी से सर पकड़ लिया। कमाल, तुम्हें अंदाजा भी है कि सरदार खान जैसे लोग अपने खानदान से बाहर शादी को कितनी बेइज्जती समझते हैं? वो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग सफाक है, तुमने अपनी और हमारी सबकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। कमाल ने बेनियाजी से कहा, माँ मैंने जो करना था कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया।
तो जरीना जो ही मुड़ी तो उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी। तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? हर वक्त बस सुनगुन लेती रहा करो। जाओ फौरन चाय बनाओ। ये कहकर वो गुस्से से कमरे के अंदर चली गई तो फातिमा किचन की तरफ दौड़ी। चाय बनाते हुए फातिमा बस एक ही बात सोचने लगी कि अब क्या होगा। उसका दिल खौफ से लरज रहा था। वो जानती थी कि सरदार जमाल के खानदान वाले किस कदर बेरहम और जालिम हैं। उनकी ताकत और असर रसूख गांव में मशहूर था और कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। फातिमा का दिल चाहा कि वो अपनी भाभी को देखे, लेकिन वो कमाल की जिद्दी तबीयत और जरीना के गुस्से को भी अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि ये वक्त किसी भी मुदाखलत का नहीं था। चाय कमरे में पहुंचाकर वो चुपचाप अपने कमरे में वापस गई और चारपाई पर बैठ गई कि अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सोचने लगी कि न जाने अब क्या होने वाला है। उसका दिल अजीब वसवसों में घिरा हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई तूफान है जो उनकी जिंदगियों में आने वाला है। लेकिन फिर ये सोचकर उसने अपने आप को तसल्ली दे दी कि कमाल ने जो भी किया है वो खुद ही भुगतेगा, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन खदशात उसके दिल को भी घेरने लगे थे। न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता है। वो घबराकर उठी और अपना दुपट्टा उठाकर सर ढांपा और उठकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। जरीना और उसके अब्बा भी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए तो बैरूनी दरवाजा खोलकर 10 स्याह लिबास में मलबूस चेहरों को नकाबों से ढांपे कुछ लोग उनके सहन में खड़े थे। उनके हाथों में डंडे पकड़े हुए थे और उनकी नजरें वहशत से भरी हुई थी। उन्होंने जोर जोर से कमाल का नाम पुकारना शुरू कर दिया। उनकी आवाजों में ऐसी दरिंदगी थी कि जरीना और उसके अब्बा की घिक्की बन गई। फातिमा भी कांपते कदमों के साथ दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसका दिल अनजाने खौफ से लरज रहा था। इनमें से एक आदमी जो शायद उनका सरदार था, फातिमा के वालिद का गिरबान पकड़कर गुस्से से कहा, कमाल कहाँ है? उसे फौरन निकालो बाहर, आज वो अपनी जान से जाएगा। उसके वालिद हैरत और खौफ से उस आदमी की तरफ देखने लगे। वो घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो अभी भी मंडी से वापस घर आए थे। वो बार बार एक ही बात उस आदमी से पूछे जा रहे थे कि आखिर कमाल ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग इतने गुस्से में हैं। जरीना जो सूरत हाल की संगीनी को खूब समझ रही थी, फौरन बोल पड़ी, वो या नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उनकी बात मुकम्मल होने से पहले 2-3 आदमी एकदम से कमरों की तरफ बढ़ गए और तलाशी लेने लगे। फातिमा का दिल इस कदर तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसके वालिद जो अभी तक हैरान थे, इन आदमियों के पीछे लपके और बार बार यही सवाल दोहराते रहे कि कमाल ने आखिर किया क्या है, खुदा के लिए बताओ कि क्या मसला है। एक आदमी जो सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था रुक कर उनकी तरफ मुड़ा ही था कि उसकी नजर फातिमा पर पड़ गई और तभी वो इंतहाई अजीब से लहजे में बोला, कमाल ने जो किया है उसकी कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी और तुम्हें भी। ये घर अब महफूज नहीं रहा। अगर वो दूसरों के घर में नकब लगा सकता है तो उसका अपना घर कैसे महफूज रह सकता है। ये कहते हुए उसने फातिमा को इतने अजीब अंदाज से घूरा कि फातिमा के पसीने ही छूट गए। फातिमा को ऐसे लगा जैसे वो किसी शिकारी की नजरों में फंस गई हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह पर जमी खड़ी रही, न हिल सकी न बोल सकी। इनमें से एक आदमी जो बाकियों से कुछ ज्यादा ही अक्खड़ मिजाज लग रहा था, उसके वालिद की तरफ मुड़कर बोला, एक बात बहुत अच्छे से याद रखो बुड्ढे, कमाल हमारे डर से यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर वो किसी तरह तुमसे राब्ता करे या यहाँ आने की कोशिश करे तो फौरन हमें इत्तला देना, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहना। अगर हमें पता चल गया कि वो यहाँ आया और तुमने हमें बताया नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर उसने एक बार फिर फातिमा की तरफ सर्द नजरों से देखा तो फातिमा फौरन दरवाजे के पीछे छुप गई। उस शख्स की आंखें इस कदर खौफनाक थी कि फातिमा को ऐसे लग रहा था जैसे वो जम सी गई है। उसके हाथ पैर शदीद ठंडे हो गए। ये कमाल ने क्या कर डाला? सोच सोच कर उसकी कनपट्टियां दुखने लगी थी। वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे? जो लोग घर के अंदर आ सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते? वो सोचकर ही दहल गई थी। वो बाकी आदमियों के साथ पलट गया और जाते हुए दरवाजे को जोर से बंद करके गया कि उनके कलेजे मुंह को आ गए। उसके जाने के बाद घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फातिमा के वालिद परेशान और बेयकीनी के आलम में खड़े थे। कमाल ने आखिर क्या कर दिया? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगे। जरीना जो अभी तक अपने खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जमीन पर बैठ गई और जब कमाल के बारे में सब बताया तो उसके अब्बा के पैरों तले से जमीन निकल गई। फातिमा खामोशी से अपने कमरे की तरफ लौट गई, लेकिन उसका दिल अभी भी खौफसदा था। उसने दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठकर अपने हाथों को देखा जो खौफ के मारे कांप रहे थे। उसके जहन में उन आदमियों की बातें गूंज रही थी। वो सोचने लगी कि कमाल के इस कदम से इन सबकी जिंदगी कितनी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। लेकिन फातिमा को इस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ महज शुरुआत थी। इस वाक़े ने उनकी जिंदगी को मुकम्मल बदल डालना था। दरवाजे पर दी गई वो आखिरी धमकी और नकाबपोश आदमी की गहरी नजरें, सब कुछ किसी बड़े तूफान की पेशगोई कर रही थी। फातिमा का दिल अनजाने वसवसों और खौफ से भर गया था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पैगाम लाया गया जो घर की खामोशी में शोर की तरह फैल गया। सरदार की हवेली से हुक्म आया है कि कमाल के अहले खाना को फौरी तौर पर पंचायत में पेश होना है। उसकी सौतेली माँ और उसके अब्बा एक दूसरे की तरफ हैरत और खौफ से देखने लगे। फातिमा ने उनके सामने नाश्ता रखा और फिर उनके चेहरों पर छाई परेशानी देखकर खुद भी परेशान हो गई। फातिमा के वालिद ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए सर पकड़ लिया। ये कमाल ने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी तरबियत का असर है जरीना। उनका लहजा गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। हम उन बड़े लोगों के साथ कैसे निपटेंगे? मेरे पास ना कोई जायदाद है और ना कोई ताकत जो इस मसले से जान छुड़ा सकूं। ये मामला हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जरीना ने मुंह पर दुपट्टा रखकर रोना शुरू कर दिया। फिर वो सब इंतहाई खामोशी के साथ पंचायत में जाने के लिए तैयारी करने लगे। फातिमा दिल में खौफ और वसवसे लिए खामोशी से उनके पीछे पीछे चल रही थी। पंचायत के मकाम पर पहुंचते ही उनकी नजर कमाल पर पड़ी जिसको मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। न जाने वो कब उनके हाथ लगा मगर वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके करीब 2 गार्ड खड़े थे। उसकी सौतेली अम्मी जरीना ने जब अपने बेटे की ये दुर्गत बनी देखी तो वो तड़प कर उसके करीब जाने लगी।
लेकिन गार्ड ने उन्हें दूर से इशारा किया कि नज़दीक नहीं आना, और फातिमा और जरीना को एक तरफ बैठने का कहा, जबकि उसके अब्बा वहां बैठ गए जहां सब मर्द एक दायरे में बैठे हुए थे। वहां मौजूद हर चेहरे पर संजीदगी और गुस्से की लकीरें थी। फातिमा ने पहली बार सरदार जमाल को देखा, जिनके चेहरे पर सख्ती और नफरत के आसार नुमायां थे। वो कुर्सी पर बैठे उनके खानदान को अपनी नफरत और गुस्सीली नजरों से घूर रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सरदार जमाल ने फातिमा के वालिद की तरफ देखा और नफरत भरे लहजे में बोले, कमाल ने जो हरकत की है इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। इज्जत एक बार गंवा दी जाए तो वापस नहीं आती, इसीलिए हमने फैसला किया है कि बदले में तुम्हारी बेटी को हमारी हवेली आना पड़ेगा। ये मामला इस तरह खत्म होगा जब हमारी बेटी की इज्जत के बदले तुम्हारी बेटी हमारे घर का हिस्सा बनेगी। ये अल्फाज सुनते ही फातिमा का दिल जोर से धड़का और उसके चेहरे का रंग फीका हो गया। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं इस फैसले को नहीं मानती। मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। जरीना ने हैरत से फातिमा की तरफ देखा और उसका बाजू खींचकर उसे दोबारा बिठा दिया। तेरी इतनी लंबी जबान कब से हो गई? खामोश बैठ और खबरदार जो कुछ और कहा तो। अपनी सौतेली अम्मी का गुस्सा देखकर फातिमा डर के मारे दोबारा अपनी जगह बैठ गई, लेकिन उसकी उम्मीद भरी नजरें अपने वालिद पर जमी हुई थी, जो बेबसी के आलम में सर झुकाए बैठे थे। दूसरी तरफ ये फैसला सरदार जमाल के पोते जाजिम खानजादा के लिए इतना गैर मुतवक्किल था कि वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दादा जान, आप ही क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से नाइंसाफी है। उसका लहजा सख्त और हैदर ज़दा था। सरदार जमाल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जाजिम, हमारे यहाँ वनी की रस्म में यही होता है। वो लोग जिनकी औकात ना हो उन्हें अपनी हदूद का अंदाजा होना चाहिए। ये इज्जत का मामला है और हमारी इज्जत की तलाफी इसी तरह हो सकती है। इनके पास कोई जायदाद नहीं कि हमें दे सकें, इसीलिए इनकी बेटी इसका बदल होगी। जाजिम के चेहरे पर बगावत के आसार नुमाया हो गए। दादा जान, ये गलत है। इस लड़की का क्या कसूर है? इसे इस मसले में घसीटना कहाँ का इंसाफ है? जाजिम की बातों पर सरदार जमाल ने सख्ती से कहा, तुम खामोश रहो जाजिम, ये हमारा फैसला है और यहाँ मेरे फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। फातिमा जो अपनी जगह बैठी थी, उसने पहली बार उस लड़के की तरफ नजर उठाकर देखा जो बिना जान पहचान उसकी वकालत किए जा रहा था। वो स्याह रंग की कमीज शलवार में मलबूस मर्दाना वजाहत का शाहकार था। उसने शॉल को समेट कर अपने कांधे पर डाला तो उसकी मजबूत छाती नुमाया हो गई। सर से निगाह फिसलते फिसलते जब उसके पैरों तक गई तो स्याह चप्पल में उसके सफेद पांव संगे मरमर जैसे चमक रहे थे। वो बेइंतहा खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक बेबाकी और निडरपन था। उसे देखकर फातिमा का दिल जोर से धड़का। जाने क्यों वो इस पूरे मजमे में जहां उसके अपने भी खड़े थे, उसे सबसे ज्यादा अपना लगा, जो कम से कम इस जुल्म पर बोला तो सही। उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी कि उसी वक्त जाजिम की नजर फातिमा से टकराई तो उसने बौखला कर निगाह नीचे कर ली, मगर वो जाजिम की नजरों में आ गई जो किसी हिरनी की तरह सहमी हुई बैठी थी। जाजिम को फातिमा की आंखों में खौफ और बेबसी का एक समंदर दिखाई दिया। वो अपने अब्बा के पास जाना चाह रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे दोबारा अपने करीब खींच लेती। फातिमा के लब कांप रहे थे। वो उस घबराई हुई लड़की की तरह थी जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो। जाजिम की निगाह उस पर जमी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, किस कदर डर गई है ये लड़की, कहीं से वनी तो नहीं किया जा रहा, मगर ये सजा इसकी तो नहीं बनती। फातिमा की हालत देखकर जाजिम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन उसका जहन मुसलसल इस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसके दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि उसे इस फैसले के खिलाफ कुछ करना होगा। फातिमा इस पूरे मजमे पर नजर दौड़ा रही थी कि शायद कोई तो इसके फैसले पर मजीद बोले, मगर सभी खामोश थे। उसकी आंखों में खामोशी फरियाद थी जिसे सिर्फ जाजिम पढ़ रहा था। पंचायत की संगीनी फिजा में यह लम्हा किसी खामोश तूफान की तरह था जिसमें एक निहत्ती लड़की का फैसला सुनाया जा रहा था। इतने में फातिमा एकदम चीख कर अपने अब्बा के पास गई और उनके सीने से जा लगी, अब्बा मुझे बचा ले। पंचायत में एकदम से सरगोशियां बढ़ गईं, लेकिन सरदार जमाल ने फातिमा की आवाज़ की कोई परवाह नहीं की और अपना फैसला सुनाने के लिए जूं ही बोलने लगे, तभी सीने से लगी फातिमा के सर पर हाथ रखकर उसके वालिद ने सरदार जमाल के सामने पहली बार अपनी जबान खोली और कहा, साईं, फैसला सुनाने से पहले मेरी एक अर्ज सुन लें। साईं, ये मेरी सगी बेटी है, जबकि कमाल मेरी दूसरी बीवी का बेटा है, इसीलिए ये सजा मेरी बेटी के लिए नहीं बनती। तो फातिमा को एक लम्हे के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसके वालिद की बात सुनकर सरदार जमाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह अपनी कुर्सी से उठे और सख्त लहजे में बोले, ठीक है, अगर ये तुम्हारी सगी बेटी है तो अब हम कमाल से खुद निमट लेंगे। इसका क्या करना है अब ये हम जानते हैं, अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनते ही जरीना तड़प कर सरदार जमाल के पास आई। उसके चेहरे पर गहरी चालाकी और जबान पर झूठी माजरत थी। साईं, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे से कसूर हुआ है, लेकिन मैं इसकी तलाफी करना चाहती हूँ। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सरदार जमाल की नजरें जरीना पर जमी थी। तलाफी? तुम क्या तलाफी कर सकती हो? जरीना ने अपनी आवाज में दुनिया जहान का कर्ब मिलाते हुए कहा, मैंने फातिमा को माँ बनकर पाला है और मैं ये फैसला करती हूँ कि इसे वनी में दे दिया जाए। मैं तैयार हूँ। फातिमा के वालिद ये सुनकर एकदम तड़प गए और जरीना पर बरस पड़े। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम होश में हो? जरीना ने उनका बाजू पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले जाकर सरगोशी में कहा, तुमने आज नहीं तो कल अपनी बेटी को ब्याहना ही है, तो क्यों ना इसे एक ऐसी जगह रुखसत किया जाए जहां वो राज करे। सरदार जमाल की हवेली से बेहतर जगह और कहाँ होगी भला, जरा सोचो तो। फातिमा के वालिद ने बेयकीनी से जरीना को देखा, लेकिन जरीना ने बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं। अगर ये फैसला ना माना गया तो हमारा बेटा मारा जाएगा, और अगर हम दोनों का बुढ़ापे में कोई सहारा न रहा तो हम कहाँ जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर फातिमा के वालिद खामोश हो गए। जरीना के दलाइल ने उनके जहन को बदल दिया। सरदार जमाल के पास गए और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी को वनी में देने के लिए। फातिमा, जो अब तक अपनी जगह पर साकित बैठी थी, ये सुनकर जैसे पत्थर की मूरत में तब्दील हो गई थी। उसकी आंखें हैरत और खौफ से भर गईं और अगले ही लम्हे वो तड़प कर अपने बाप के पैरों में जा गिरी। अब्बा, मेरे साथ ये जुल्म न करें, मुझे वनी न करें, मैं हवेली नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज पंचायत में गूंज उठी। हर शख्स की नजरें
उस मासूम लड़की पर थी, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके वालिद ने उसकी तरफ देखने के बजाय नजरें झुका ली। जरीना ने उसे सख्ती से खींच कर बिठा दिया और घूर कर कहा, खामोश रहो, जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है। सरदार जमाल ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया, इस लड़की को गाड़ी में बैठा दो। दो हट्टे कट्टे गार्ड फातिमा की तरफ बढ़े। उन्हें देखकर फातिमा अपने वालिद से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब्बा मुझे बचा ले, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करे। लेकिन उसके वालिद ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। गार्ड ने फातिमा के बाजू पकड़े तो वो जोर जोर से मचलने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से उनके हाथों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी मजबूत गिरफ्त ने उसे बेबस कर दिया था। जाजिम ये मंजर देख रहा था और उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और बेबसी के आसार नुमायां थे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सरदार जमाल ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया था। फातिमा को गाड़ी तक ले जाया गया, जहां वो रोते हुए मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही गार्ड ने उसे गाड़ी में धकेला, जाजिम ने अपने दादा के कड़े तेवरों की परवाह किए बगैर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। गार्ड फातिमा के दाएं बाएं बैठ गए। फातिमा जो मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, एक गार्ड की धाड़ सुनकर सहम गई, लेकिन जाजिम ने फौरन गार्ड को डांट दिया, उसके करीब मत आना, यहाँ से दोनों उठ जाओ। गार्ड हट गया और जाजिम ने नरमी से फातिमा की तरफ देखा। तुम शीशे वाली साइड पर बैठ जाओ। फातिमा ने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी हमदर्दी और तहफ्फुज़ का एहसास पाकर वो आहिस्ता से शीशे वाली तरफ खिसक गई। जाजिम उससे थोड़ा फासला रखकर उसके करीब बैठ गया। गाड़ी के अंदर अब फातिमा मज़ाहमत तर्क कर चुकी थी, लेकिन उसकी सिसकियां मुसलसल गूंज रही थी, जो जाजिम के दिल पर जाकर लग रही थी। जाजिम ने एक नज़र फातिमा को देखा। उसका चेहरा खौफ और आंसुओं से तर था। उसकी हालत ने जाजिम के दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि इस मासूम लड़की को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करता। वो धीमी आवाज में बोला, डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फातिमा ने अपनी भीगी भीगी पलकें उठाई और उसकी तरफ देखा तो वो जैसे उन कत्थई आंखों में खो सा गया। फातिमा ने फौरन अपनी आंखें झुका ली तो वो भी दूसरी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की को इस दुख से कैसे निकाले। उसे अपने दादा पर तो कोई खास हैरत न हुई, क्योंकि वो जानता था कि उसके दादा ऐसे फैसले करने में मशहूर है, लेकिन उसे फातिमा के वालिद पर शदीद हैरत हुई थी कि वो अपनी बेटी को ना बचा सके। हालांकि अगर वो चाहते तो इसे बचा सकते थे। गाड़ी में जब हवेली के करीब पहुंची तो फातिमा के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो जानती थी कि उसके आगे एक ऐसी जिंदगी है जो अजियत और कैद से भरपूर होगी। हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर गाड़ी रुक गई। गार्ड ने दरवाजा खोला तो जाजिम बाहर निकला, लेकिन फातिमा गाड़ी के निश्चित से चिमटी बैठी थी। उसका सारा वजूद खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। हवेली के दरो दीवार एक किले की तरह खड़े थे, लेकिन उनकी हैबत फातिमा को निगलने को तैयार लग रही थी। जाजिम ने गाड़ी से बाहर निकलकर एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर आहिस्ता से कहा, फातिमा बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जाजिम की आवाज में नरमी थी जो फातिमा के कानों में किसी उम्मीद की तरह गूंजी। उसने बेयकीनी के साथ जाजिम की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई ने उसे थोड़ा हौसला दिया। वो आहिस्ता से गाड़ी से निकली, लेकिन एकदम जाजिम के करीब आकर खड़ी हो गई। यहाँ इर्द गिर्द मर्द ही मर्द खड़े थे, लेकिन इन सब में वो जाजिम के करीब खुद को महफूज समझ रही थी। हालांकि उसने कभी जाजिम को इससे पहले नहीं देखा था, ना ही उसको जानती थी। अचानक एक खात्मा उसके पास आई और उसे अपने साथ चलने का कहा। फातिमा ने जाजिम के पास से हटने से इनकार कर दिया और जाजिम की तरफ देखने लगी। वो अब जाजिम पर किसी हद तक भरोसा करने लगी थी और उसकी आंखों में मदद की फरियाद थी। जाजिम ने खात्मा को रोकते हुए पूछा, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? खात्मा ने कहा, बड़े साईं का हुक्म है कि इसे हुजरे वाली बैठक में ले जाया जाए। जाजिम का दिल एकदम बैठ गया। वो जानता था कि इसका मतलब क्या है। सरदार जमाल का मखसूस हुजरा दादे ऐश के लिए इस्तेमाल होता था। वहां जाने का मतलब यह था कि फातिमा अपनी इज्जत गंवा देती, और वो ऐसा होने नहीं देगा। ये फैसला करके वो फौरन दादा साईं के पास गया और सख्त लहजे में बोला, दादा जान, ये क्या हुक्म जारी किया है आपने? सरदार जमाल ने पुरसुकून लेकिन सफाक लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लड़की अब हमारी मलकियत है। वनी में आने वाली लड़की को सर का ताज नहीं बनाया जाता, वो यहाँ हमारी मर्जी के मुताबिक रहेगी। जाजिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दादा जान, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। आप इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। मैं इसे इस तरह से बेइज्जत होने नहीं दूंगा। सरदार जमाल ने सख्ती से कहा, यह हमारा फैसला है और तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। उन्होंने अपने खास गार्ड्स को इशारा किया जो फौरन फातिमा के कमरे की तरफ रवाना हो गए। जाजिम जानता था कि अब क्या होने वाला है। उसके कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां फातिमा को ले जाया गया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, 5 हट्टे कट्टे मर्द फातिमा के करीब खड़े थे। फातिमा दीवार के साथ लगी हुई कांप रही थी। उनकी नजरें उसे किसी शिकार की तरह देख रही थी। जाजिम ने दरवाजा पांव की ठोकर से खोला और अंदर दाखिल होते ही गरजदार आवाज में बोला, कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गार्ड्स ने उसकी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए कदम रोक लिए। उनमें से एक ने कहा, यह वडे साईं का हुक्म है। जाजिम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा पीछे हट जाओ। वडे साईं का हर हुक्म मानना फर्ज नहीं है। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर झुकते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगे। जाजिम ने फातिमा की तरफ देखा जो इस वक्त पूरी तरह सहमी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसका वजूद कांप रहा था। जाजिम ने नरमी से कहा, आओ यहाँ से चलें। फातिमा ने एक लम्हा जाया किए बगैर उसके साथ चल पड़ी। उसे उस बैठक से निकालकर बाहर लाया और सीधा अपने दादा अब्बा के कमरे में गया। सरदार जमाल उसके साथ फातिमा को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। ये तुम इसे यहाँ लेकर कैसे आ गए हो? तुम क्यों मेरे हर काम में रुकावट बनते जा रहे हो जाजिम? जाजिम ने बगैर डरे कहा, दादा जान, मैं वनी जैसी फरसूदा रस्म को नहीं मानता। ये जुल्म है। आप न सिर्फ इसे वनी में लेकर आए हैं बल्कि इसकी इज्जत को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? सरदार जमाल ने गुस्से से कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हें इस पर इतना ही तरस आ रहा है तो मैं तुम्हारा इससे निकाह कर देता हूँ। अब क्या आप इसके साथ साथ मुझे भी सजा देने पर तुल गए हैं? यही समझ लो। उसके दादा जान के लहजे में गुरूर था जिसे देखकर जाजिम सटपटा गया।
یہ شرط اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی، وہ دادا کے فیصلے کے خلاف تھا۔ وہ اس شرط سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اسے بچانے کا واحد حل اسے یہی نظر آیا کہ اسے نکاح کر کے محفوظ کر لیا جائے، ورنہ اس کی عزت کو لاحق خطرات وہ بھانپ چکا تھا۔ اس کا یہ نکاح جبرن فاطمہ کے ساتھ ہو تو گیا، لیکن اسے اس بات کا اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ جازم حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جازم نے نکاح کے ذریعے اسے تحفظ دیا تھا، لیکن اب وہ یہاں بالکل اکیلی تھی۔ سردار جمال کی حویلی کے لوگ اسے کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک غلام کی طرح سلوک کرتے تھے۔ اسے ذرا سی بات پر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسے جانوروں کے باڑے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ سارا دن کام کرتی۔ ایک دن جب فاطمہ سے جانوروں کے باڑے میں معمولی سی خطا ہو گئی تو اسے مارا پیٹا گیا۔ مارنے والوں کی بے رحمی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کی تکلیف اور اذیت کسی کو نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے بچانے والا تھا۔ 3 دن بعد جب جازم واپس حویلی لوٹا تو اس کے بدن میں ایک عجیب سی تھکن تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی بھی تھی جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی نظر فاطمہ پر پڑی جو اس کے بستر پر بے خوف سوئی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا معصوم چہرہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور تھکاوٹ کی جھلک جازم کو اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ یہ سے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی گرتی صحت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کی بری حالت دیکھ کر وہ تڑپ گیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا اور نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جو ہی اس نے فاطمہ کی کمر کو چھوا، فاطمہ کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ جازم ایک دم پریشان ہو گیا۔ فاطمہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً فاطمہ کی قمیض ہٹا کر دیکھا تو اس کی کمر پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ ان زخموں نے جازم کے دل کو چھلنی کر دیا۔ اس نے بے اختیار فاطمہ کے زخم پر اپنے لب رکھے اور کہا، جس نے بھی یہ زخم دیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جازم رک جائیں، میری خاطر آپ یہاں کس کس سے لڑیں گے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ونی میں آئی ہوئی ہوں۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، تم ونی میں ضرور آئی ہو لیکن اب تم میری بیوی ہو اور یہاں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا سردار جمال کے کمرے میں گیا۔ دادا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ فاطمہ کی حالت کیا ہے؟ سردار جمال نے ایک تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم اس لڑکی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ کون سی تمہاری خاندانی بیوی ہے؟ یہ تو ونی کی لڑکی ہے اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں ہماری ملکیت ہوتی ہیں۔ جازم کا غصہ اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، خاندانی ہو یا نہ ہو۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ سردار جمال غصے میں بولے، جازم تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ میری حویلی ہے اور یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ جازم نے دکھ بھری نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے آپ رہیں اپنی اس حویلی میں، لیکن میں نے نکاح کر کے اس لڑکی کو یہ یقین دیا ہے کہ میں اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، لہٰذا میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جازم وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک انجانہ سا خوف اور بے یقینی تھی۔ جازم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، فاطمہ میرے ساتھ گزارا کر لو گی؟ کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد میری زندگی ایک عام مزدور جیسی ہوگی۔ اگر تم میرے ساتھ دال چٹنی میں گزارا کر سکتی ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ سونے کا پنجرہ تمہارے سامنے ہے اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے جازم کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، مجھے آپ کے ساتھ دال چٹنی منظور ہے، آپ جہاں لے جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن آپ کے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جازم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ٹھیک ہے پھر ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ جازم نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ حویلی جہاں انسانوں سے زیادہ ریت رواج کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات اس عزم کے ساتھ کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔